guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video related to chromatography. And in this video I will discuss some terms and formulas so that we could understand the chromatography in a better way. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बात की कि हम डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या देता है, हमें क्रोमेटोग्राम देता है। तो क्रोमेटोग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिकॉर्ड होता है जो हमें डिटेक्टर से मिलता है। तो जो पिक्टोरियल रिकॉर्ड होता है वो हमें यहाँ पे किस बेसिस पे हमें एक पिक्टोरियल रिकॉर्ड देता है, इल्यूशन वॉल्यूम की और रिटेंशन टाइम के बेस पे देता है। इल्यूशन वॉल्यूम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जैसे मैंने अपनी 2 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था कि हमारा एक ग्रेडियंट बेस्ड होता है, एक आइसोक्रेटिक इल्यूशन प्रोसेस होती है। तो इल्यूशन वॉल्यूम हम यहाँ पे सोलवेंट या मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं अपने एनालाइट को इल्यूट करने के लिए। और रिटेंशन टाइम की कितने टाइम तक हमारा जो एनालाइट है वो हमारी स्टेशनरी फेज में रिटेन रहता है, एडजॉर्ब स्टेट में रहता है, उस बेस पे हम क्रोमेटोग्राफ को यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं। तो जो हमारा क्रोमेटोग्राम जो होता है वो हमें क्या देता है, डिफरेंट पीक्स देता है और ब्लैंक्स देता है। तो वो हमें क्या देते हैं, वो हमें ये रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हमारा जो इल्यूशन है इंडिविजुअल एनालाइट का वो कब हुआ, मतलब कितने टाइम बाद हुआ। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्म्स और कुछ फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसी को मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। रिटेंशन टाइम, जिसके बारे में मैंने बात की कि रिटेंशन टाइम का मतलब है कितना टाइम तक एडजॉर्बिंग स्टेट में एडहेयर करके कोई एनालाइट या कंपोनेंट रह पाता है स्टेशनरी फेज के साथ। तो जो हमारा रिटेंशन टाइम होता है उसके 2 कंपोनेंट होता है। फर्स्ट कंपोनेंट होता है टीएम। ये क्या है, ये टाइम है जो एनालाइट के थ्रू लिया जाता है टू पास थ्रू द फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैट्रिक्स। फ्री स्पेस मतलब जब वो अनबाउंडेड स्टेट में रहता है और जो हमारा एडजॉर्बेंट जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फ्री स्पेस होगा, उस फ्री स्पेस से मूव करने के लिए जो टाइम लेगा हमारा एनालाइट, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे डेड टाइम। यही हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होता है जिसको हम टीएम से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू सेम होती है ऑल एनालाइट के लिए। और वी नोड हम यहाँ पे ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है रिटेंशन टाइम का वो होता है हमारा T-R, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। ये टाइम होता है जो स्टेशनरी फेज के थ्रू लिया जाता है एडजस्ट करने के लिए, या फिर बोले तो रिटेन करने के लिए उस एनालाइट को, या एडहेयर करने के लिए उस पर्टिकुलर एनालाइट को। तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंस की, तो जो हमारा टी टाइम होता है एडजस्टेड रिटेंशन टाइम, वो डिफरेंस होता है किसके बीच में, ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम के बीच में, जो हमें क्रोमेटोग्राफ में ऑब्जर्व हुआ है, मतलब हमारा इल्यूजन जिस टाइम पे हुआ है। मान लो हमारा इल्यूजन हुआ है 4 मिनट के बाद, तो वो हमारा क्या होगा, ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम। और डेड टाइम जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में था, मतलब जो वो फ्री स्पेस से मूव कर रहा था, दोनों का डिफरेंस होता है हमारा एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। तो जो एडजस्टेड रिटेंशन टाइम है TR माइनस TM डेड टाइम, TR हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम। ये हमें क्या जो हमारा यहाँ पे एडजस्टेड रिटेंशन टाइम आता है उसको हम बाद में अपने रेफरेंस मटेरियल के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ, हमने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो सही है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे हमारा जो एडजस्टेड रिटेंशन टाइम आया वो कितना मैच कर रहा है कितना नहीं, उस बेसिस पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो जो रिलेटिव रिटेंशन टाइम की जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, जब हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो वो हमारा कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जो रिटेंशन टाइम होता है एनालाइट के लिए जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड रिटेंशन टाइम होगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे लूँ किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का स्टैंडर्ड रिटेंशन टाइम 4 मिनट है और मेरा आ रहा है यहाँ पे 3.5 मिनट, तो ये हमारा क्या है, जो 3.5 है डिवाइडेड बाय 4 मिनट अगर मैं करूँगी तो हमारा रिलेटिव रिटेंशन टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिटेंशन फैक्टर, जिसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं और कैपेसिटी फैक्टर भी बोलते हैं। रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, एडिशनल टाइम दैट द एनालाइट टेक to elute from the column relative to an unretained or excluded analyte। मतलब जिस मान लो मैंने यहाँ पे लिया है
मैंने यहाँ पे लिया है हमारा एसिडिक फॉर्म में, अगर मैं बोलूँ तो अगर मैंने यहाँ पे सिलिका लिया है तो सिलिका से बाउंड होगा पोलर कंपोनेंट, और जो नॉन पोलर होगा वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इल्यूट आउट हो जाएगा। तो जो नॉन पोलर होगा वो यहाँ पे अनरिटेन्ड और एक्सक्लूडेड एनालाइट होगा, और जो हमारे यहाँ पे पोलर होगा वो क्या होगा, हमारा रिटेन्ड एनालाइट। तो यहाँ पे जो एडिशनल टाइम हमारा पोलर एनालाइट लेगा इल्यूट होने के लिए विद रिस्पेक्ट टू और विद एंड रिलेटिव टू अनरिटेन्ड एक्सक्लूडेड एनालाइट, जो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है स्टेशनरी फेज के साथ, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटेंशन फैक्टर बोलेंगे। और जो हमारा अनरिटेन्ड यहाँ पे एनालाइट होगा, जैसे सिलिका के केस में नॉन पोलर जो एनालाइट होगा उसकी के की जो वैल्यू है, रिटेंशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो जो हम रिटेंशन फैक्टर है उसको कैसे डिनोट करते हैं, रिटेंशन फैक्टर जैसे हमने रिटेंशन टाइम से कंक्लूड किया टी आर माइनस टी एम बाई टी एम। टी एम हमारा क्या है, जो हमें डेड टाइम है, और टी आर हमारा क्या था, ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम। तो जो ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम है और टी एम का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, हमारा एडजस्टेड रिटेंशन टाइम। फिर उसको हम स्टैंडर्ड के साथ जब डिनोट कर देते हैं तो वो हमारे क्या आ जाता है, रिलेटिव रिटेंशन टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिटेंशन फैक्टर क्या होगा, कि टी आर माइनस टी एम बाई टी एम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपने ऑब्जर्व रिटेंशन टाइम की, तो उसको हम डिनोट करते हैं टी डैश आर के साथ। तो टी डैश आर डिवाइडेड बाई टी एम हमारा क्या हो जाएगा, रिटेंशन फैक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर मेरा एनालाइट वो इक्वल टाइम लेता है स्टेशनरी फेज में भी और मोबाइल फेज में भी, मतलब उसकी जो रिटेंशन की कैपेबिलिटी है वो सेम है स्टेशनरी और मोबाइल फेज में दोनों में, तो हमारा जो टी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी आर हमारा क्या था, ऑब्जर्व्ड रिटेंशन टाइम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेड टाइम के ट्वाइस हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि डेड टाइम हमारा जो स्टेशनरी फेज में फ्री स्पेस में जब मूव करने में एनालाइट लेता था वो था, तो अब फ्री स्पेस एक तो वो स्टेशनरी फेज में मूव करने के लिए ले रहा है, सेकंड वो कहाँ पे ले रहा है, मोबाइल फेज में मूव करने के लिए, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा वो डेड टाइम के। तो जब हम यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, टी एम टी आर हमारा किसके इक्वल है, 2 टी एम के इक्वल है। कब है इक्वल, जब हमारा एनालाइट इक्वल टाइम ले रहा है स्टेशनरी और मोबाइल फेज में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी एम की जगह टी एम और 2 टी एम। अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो यहाँ पे होगा 2 टी एम माइनस टी एम। तो यहाँ पे आ गया हमारा टी एम, सॉरी ये रिवर्स है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो 2 टी एम माइनस टी एम होगा, तो हमारा आ जाएगा टी एम बाई टी एम। तो डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है वो 1 के इक्वल होगा उस केस में जब हमारा एनालाइट इक्वल टाइम ले रहा है मोबाइल और स्टेशनरी फेज के अंदर क्रॉस इल्यूट करने के लिए। अगर हमारा एनालाइट स्पेंड कर रहा है 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब वो 4 टाइम्स ज़्यादा टाइम ले रहा है स्टेशनरी फेज में इन कंपेरिजन टू मोबाइल फेज के, तो हमारे यहाँ पे टी आर जो हो जाएगा 5 टी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, टी आर 5 टी एम माइनस टी एम, तो हमारा क्या आ जाएगा, टी एम जो हमारा रिटेंशन फैक्टर होगी उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट है एनालाइट की वो 4 टाइम्स है द अमाउंट ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज देन इन द मोबाइल फेज। किसी भी पॉइंट पे कॉलम के और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो 4 टाइम्स है कंसंट्रेशन, या फिर बोले अमाउंट किसकी, एनालाइट की स्टेशनरी फेज में 4 टाइम्स है टू दी मोबाइल फेज। सो यहाँ पे जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है वो किससे रिलेटेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से, क्योंकि हम यहाँ पे बात करें अमाउंट ऑफ एनालाइट, हम बोल रहे हैं कि जो अमाउंट है एनालाइट की वो क्या है, 4 है हमारे स्टेशनरी फेज में और 1 है किसमें, मोबाइल फेज में। तो हम यहाँ पे अमाउंट की बात करें, मतलब कंसंट्रेशन की बात करें, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहता है कि कितनी कंसंट्रेशन हमारी एनालाइट की फेज ए में, फेज ए मतलब स्टेशनरी फेज में कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन फेज बी मतलब मोबाइल फेज। तो ये हमारा जो रिटेंशन फैक्टर है वो किससे रिलेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से रिलेटेड हो गया। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा के डी होता है वो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो वो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। इसीलिए यहाँ पे जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बात करूँगी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेज में मास डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज में जो मास होगा मेरा एनालाइट का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज
एंड मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय स्टेशनरी फेज। तो मेरे यहाँ पे अगर मैं मास का रेशियो निकालूंगी तो केडी के साथ ये यहाँ पे जाके रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो वी केडी इंटू वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इन मोबाइल फेज। तो इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी इस इक्वेशन में पुट ऑन करूं, जो कि हमारी ये इक्वेशन है टी डैश आर बाई टी एम, तो हमारा यहाँ पे मैंने बोला कि हमारा रिटेंशन फैक्टर किससे रिलेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के इक्वल है। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आई है उसके थ्रू हमारा के डी इंटू वी एस बाई वी एम इक्वल टू एम एस बाई एम एम एस बाई एम एम हो जाएगा। क्योंकि ये फिर अगर मैं फर्दर बात करूं कि जो वॉल्यूम है एनालाइट का स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एनालाइट इन मोबाइल फेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फेज रेशो। फेज रेशो क्यों, क्योंकि स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बीच का रेशो है। इसको मैं यहाँ पे बीटा से डिनोट करूँगी। तो इस अगर मैं यहाँ पे बीटा को पुट ऑन करती हूँ तो के डी इंटू बीटा इक्वल टू मास ऑफ एनालाइट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एनालाइट इन मोबाइल फेज एंड इक्वल टू के क्या हमारा रिटेंशन फैक्टर। तो इस इक्वेशन से हमारा आ जाता है कि रिटेंशन फैक्टर हमारा किसके इक्वल होता है, के डी इंटू बीटा। बीटा हमारा वॉल्यूमेट्रिक फेज रेशियो है। यहाँ पे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो रिटेंशन फैक्टर है किसी भी एनालाइट के लिए वो इंक्रीज होगा विद बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के साथ वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिटेंशन फैक्टर मतलब के, वो कब इंक्रीज होगा, जब हमारा के डी इंक्रीज होगा। के डी क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन फेज 2, है ना, ये फेज बी मतलब मोबाइल फेज। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है दो फेज के बीच में, वो जब इंक्रीज होगा तभी हमारा के रिटेंशन फैक्टर भी इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम जो होगा स्टेशनरी फेज का वो इंक्रीज होगा तो हमारा रिटेंशन फैक्टर भी इंक्रीज होगा। और जो रिटेंशन फैक्टर होता है के होता है वो 1 to 10 वेरी करता है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रिटेंशन फैक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल डायमेंशन के। मतलब यहाँ पे जो हम कॉलम ले रहे हैं उसकी लेंथ का और उसके डायमीटर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे किस पे, रिटेंशन फैक्टर पे। सो जो रिटेंशन फैक्टर होता है उसकी एबिलिटी होती है कि वो दो एनालाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड देयर वॉल्यूम ऑफ स्टेशनरी फेज एंड बेस्ड ऑन देयर टाइम ऑफ रिटेंशन। सो जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है, जैसे कि मैंने बोला कि रिटेंशन फैक्टर की एबिलिटी है कि वो दो एनालाइट को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस होती है ये बेस्ड करती है, किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये सिलेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होती है। सिलेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, हम कैसा सिस्टम ले रहे हैं, हम कौन सा एडजॉर्बेंट ले रहे हैं और कौन सा एनालाइट हमारा हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। तो जो हमारा सिलेक्टिविटी है सिस्टम की या फिर सेपरेशन है एनालाइट का, वो एक्सप्रेस किया जाता है फैक्टर अल्फा के थ्रू। फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू के ए बाई के बी, मतलब जो हमारी स्टेशनरी फेज के अंदर रिटेंशन कितनी है डिवाइडेड बाय हमारी मोबाइल फेज या फेज बी के अंदर रिटेंशन कितनी है हमारे एनालाइट की। अब जो हमें प्लेट मिलती है, मतलब प्लेट जो हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है उसमें हम प्लेट की हाइट और उसकी रेजोल्यूशन को कैसे निकालेंगे। तो जो थ्योरेटिकल प्लेट होती है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया थ्योरेटिकल प्लेट। तो जो थ्योरेटिकल प्लेट होती है वो क्या होती है, जो कॉलम हम यहाँ पे देख रहे हैं उसमें जो एडजेसेंट जोन बने हुए हैं, ये जो एडजेसेंट जोन बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं, इनको थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल प्लेट होती है इसको डिनोट किया जाता है एन से। अगर मैं एन को कैलकुलेट कर रही हूँ, थ्योरेटिकल प्लेट को अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो कॉलम की लेंथ होगी एल उसको डिवाइड करूँगी हाइट के साथ। हाइट जो मेरी पिक की हाइट आई है, हाइट यहाँ पे जो डिनोट की गई है वो क्या है, हमारी पिक की कितनी हाइट आई है। हाइट जो आती है, हाइट को भी डिस्कस करेंगे। हाइट क्या माइक्रोमीटर में यहाँ पे हाइट आएगी किसी भी एनालाइट की। तो जो लेंथ होती है कॉलम की वो कंटेन करती है अगर एक थ्योरेटिकल प्लेट,
ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये कॉलम है मेरा, ये कॉलम है और इसमें एक पूरे में एक ही थ्योरेटिकल प्लेट है, मतलब n इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा, जो मेरी प्लेट की हाइट होगी, प्लेट की हाइट होगी वो 1 यूनिट होगी इन माइक्रोमीटर। जितनी मेरी हाइट होगी, हाइट को मैं इससे डिनोट करूँगी, हाइट जितनी स्मॉलर होगी उतनी ही मेरी n, n क्या था मेरा, थ्योरेटिकल प्लेट, मतलब कि ये जोन उतने ही ज़्यादा होंगे। जितनी मेरी हाइट कम आएगी, जैसे यहाँ पे हाइट कम आ रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। उसको भी हम समझेंगे, जो कि यहाँ पे ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हाइट तो स्मॉल है पर n ग्रेटर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो n की हाइट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़्यादा है, 2.25 है, और उससे कम यहाँ सॉरी हाँ जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक और फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने बोला कि जो स्मॉलर h होगा तो ग्रेटर हमारा n होगा। n था थ्योरेटिकल प्लेट और h थी हमारी हाइट, एंड मोर एफिशिएंट हमारा कॉलम होगा सेपरेट करने में हमारे डिफरेंट एनालाइट के मिक्सचर को। जो प्लेट की हाइट है h जो है h, ये रिलेट करती है विड्थ के साथ। विड्थ किसकी, ये जो विड्थ है किसकी, एनालिटिक पिक की, उसके साथ रिलेट करती है हाइट। और जो विड्थ होती है, विड्थ किसकी, विड्थ ऑफ एनालाइट पिक। एनालाइट पिक की विड्थ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है हमारा एनालाइट कॉलम के अंदर, उसको हम x के साथ डिनोट करते हैं। x क्या है, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एनालाइट विद इन द कॉलम, और सिग्मा स्टैंडर्ड कोफिशिएंट। उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, विड्थ निकालेंगे। ये जो विड्थ है पिक की वो निकालेंगे, और ये जो विड्थ है ये किसके साथ रिलेट कर रही है, h हाइट के साथ। और हाइट अगर हमारी स्मॉलर है तो हमारी n जो है वो ज़्यादा होगी। n क्या था, जितने नंबर ऑफ जोन्स हमारे हैं किसमें, कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो मेरी प्लेट हाइट है वो क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर बाय एक्स होगी। तो जो प्लेट की हाइट है अगर वो माइक्रोमीटर में कम है, वो कम कैसे होगी, तब कम होगी जब उसकी जो विड्थ सिग्मा अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हाइट भी ज़्यादा होगी। अगर उसकी लेंथ जो है कॉलम्स की, अगर लेंथ जो है वो कम होगी तो हमारी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब कॉलम की लेंथ कम होगी तो हमारी यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लेट क्या होंगी, थ्योरेटिकल प्लेट भी क्या होंगी, कम होंगी। तो जब हमारी थ्योरेटिकल प्लेट कम होगी तो हमारी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे बेस पे डिपेंड करती है। अगर बेस ज़्यादा है तो हाइट कम है, हाइट कम है तो हमारा n नंबर भी क्या होगा, n नंबर भी कम, n नंबर ज़्यादा होगा, n नंबर ज़्यादा होगा क्योंकि रिवर्स रिलेशन है हाइट के बीच में और n के बीच में रिवर्स रिलेशन है। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ n द नैरोअर इज द एनालाइट पिक, उतनी ही नैरो एनालाइट की पिक होगी। n का नंबर ज़्यादा है तो नैरो होगी हमारी पिक, अगर n का नंबर कम है तो हमारी जो पिक की जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं विड्थ बहुत ही ज़्यादा है तो n हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इस तरह हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपने क्रोमेटोग्राफ को और उसकी पिक्स को। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कुछ पिक्स जो हैं वो नैरो क्यों होती है और कुछ ब्रॉड क्यों होती है। तो ब्रॉड पिक किसकी वजह से होती है, पहला तो रीजन होता है अप्लीकेशन ऑफ सैंपल टू द कॉलम। जब मैं कॉलम पे सैंपल को अप्लाई करूँगी तो वो टाइम लेगा हर एक जोन से हर एक थ्योरेटिकल प्लेट से मूव करने के लिए। सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन। जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन होता है वो फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस किया जाता है, फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये स्टेट करता है कि जो एक एनालाइट है वो एक रीजन से हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन के रीजन पे मूव करेगा, और जो ये रेट होता है मूवमेंट का वो डिटरमाइन किया जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है उस एनालाइट का दो रीजन के बीच में। ठीक है, और उसके डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे बेस होती है उसकी मूवमेंट। तो क्या होता है, जो एनालाइट है नैरो बैंड के अंदर वो डिफ्यूज करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम द बैंड, जिसकी वजह से जो बैंड का रीजन है वो ब्रॉड आ जाएगा।
सेकंड होता है थर्ड है यहाँ पे रीज़न मल्टीप्लायर पाथवे, मल्टीपल पाथवे। ठीक है, मल्टीपल पाथवे का मतलब ये है कि कुछ जो एनालाइट होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है, वो फास्ट मूव करते हैं, कुछ का साइज बड़ा होता है तो वो स्लोली मूव करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से मूव करते हैं हमारे एनालाइटिक मॉलिक्यूल और कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो एनालाइट होता है वो एक नहीं होता, क्योंकि हम जब सैंपल लेते हैं तो वो मिक्सचर होता है एनालाइट्स का। लास्ट वन होता है इक्विलिब्रियम टाइम बिटवीन द टू फेज। इक्विलिब्रियम टाइम बिटवीन टू फेज, इसका मतलब ये है कि इट टेक्स ए फाइनाइट टाइम फॉर ईच एनालाइट इन द टेस्ट सैंपल टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जैसे जैसे वो डाउन कॉलम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो डिफरेंट एनालाइट का डिफरेंट होता है। ठीक है, सम ऑफ ईच एनालाइट इज रिटेन बाय द स्टेशनरी फेज वाइल द रिमाइंडर स्टे इन द मोबाइल फेज एंड कंटिन्यू इट्स पासिस डाउन द कॉलम। ये जो पार्टीशनिंग है ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन सम स्प्रेडिंग ऑफ ईच एनालाइट बैंड, जिसकी वजह से हमारा जो बैंड है वो ब्रॉड हो जाता है। तो जो बैंड की ब्रॉडनिंग है वो पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करती है। पार्टिकल साइज किसका? स्टेशनरी फेज का, कि उसका साइज लार्ज है तो एडहेरेंस कम होगी, अगर उसका साइज कम है तो एडहेरेंस ज़्यादा होगी। स्मॉलर द साइज लेस टाइम इट विल टेक टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रेशन। तो ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो पिक होती है वो ब्रॉड आती है। हमारा रिजोल्यूशन RS, रिजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम में क्या डिफरेंस है, और वो जो रिटेंशन टाइम है वो दो पिक्स के बीच में होगा, TRA एंड TRB। मतलब कि जो हमारी दो पिक्स हैं उनके बीच में, मतलब दो पिक्स किसकी, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज की, ठीक है, उनके बीच में क्या रिटेंशन टाइम आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो पिक हैं उनके बीच का रिटेंशन टाइम, उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ। मीन वैल्यू क्या, बेस के विड्थ की मीन वैल्यू, एवरेज निकालेंगे हम विड्थ का और उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और रिजोल्यूशन अगर हमारा 1 है, इसका मतलब ये है कि दो पिक्स जो सेपरेट हो रही हैं एक दूसरे से वो 97.7% एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, तब हमारा रिजोल्यूशन की वैल्यू क्या है, 1 आएगी। एनालिसिस की बात करूं कि क्रोमेटोग्राम को हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जब हम रिटेंशन टाइप को कंपेयर करते हैं, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, रेफरेंस के साथ अपने सैंपल को कंपेयर करके क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंफर्म करता है कि कौन सा स्पेसिफिक एनालाइट प्रेजेंट है, जैसे अमाइनो एसिड में प्रोलीन प्रेजेंट है या दूसरा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और उसकी अमाउंट क्या है। तो यहाँ पे हम एरिया देखते हैं पिक का कितना है क्रोमेटोग्राम में, उसके थ्रू हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसका साइज स्मॉल है या लार्ज साइज है। ठीक है, और वो मूव कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर मैं एरिया की बात करूँ, यहाँ पे एरिया के थ्रू मैंने बोला कि एनालाइज कर पाते हैं, तो एरिया जो है वो डिटरमाइन किया जाता है हाइट के थ्रू पिक की एंड इट्स की विड्थ के थ्रू एट द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पिक। ठीक है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूँ तो हम यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर NMR स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं एज ए डिटेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनालाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर पिक कैन बी ऑब्टेन्ड। तो जो क्रोमेटोग्राफ है वो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देता है। So guys, if you do like my video then please thumbs up, subscribe to my channel and share as much as you can, and thank you so much for clicking on my videos.